अब हम चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानने। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के ऊपर पूरे देश के चुनाव व्यवस्था को नियंत्रित करने का दारोमदार है। अगर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहेगी तो पूरे देश का चुनाव और लोकतंत्र पानी में चला जाएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। और ये है हमारा निर्वाचन आयोग। इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है और ये संविधान के नियंत्रण में, डायरेक्ट संविधान के नियंत्रण में आने वाली संस्था है। जैसे आपकी यूपीएससी है, जैसे आपकी कैग है, वैसे ही आपका ये भी है। भारतीय संविधान की 3 संस्थाएं हैं जो सीधे तौर पर संविधान से नियंत्रित होती हैं। पहली कौन सी है? चुनाव आयोग, दूसरा है आपका यूपीएससी, तीसरा है आपका कैग। ठीक, और 3 अंग हैं भारतीय संविधान के। 3 अंग है, कौन है वो? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये 3 अंग हैं, तो ये 3 संस्थाएं हैं जिनके ऊपर भारत को निष्पक्ष और स्वतंत्र बना के रखने की जिम्मेदारी है। समझ में आ गई बात? तो चुनाव आयोग का हमारे देश के चुनाव के लिए, हमारे देश के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर ये निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहेगा तो देश के चुनाव का निष्पक्ष और स्वतंत्र होने का ख्वाब भी देखना हमारे लिए धूमिल हो जाएगा। आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या है चुनाव आयोग और इसकी क्या है ताकत। सुनिएगा। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है, लेकिन हमारे देश में अभाव नहीं है। हमने एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग बना रखा है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश के चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखे और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 24(1) के अंतर्गत ये ताकत प्रदान की गई है। सुनना, अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 324(1) हमारे चुनाव आयोग के बारे में सारी की सारी डिटेल हमें बताता है। ये संविधान का अनुच्छेद हमें बताता है कि हमारे चुनाव आयोग के पास क्या ताकत है। सुनना ध्यान से। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भारत के लोकसभा के चुनाव, राज्यों के विधानसभा के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अधीन आने वाली एक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा कराई जाएगी और चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का अधिकार इस संस्था को दिया गया है। ये संविधान का अनुच्छेद 324(1) बताता है, 324(1) नंबर बताता है कि भारत के चुनाव आयोग के पास क्या ताकत है। समझ में आ गई बात? तो ये अनुच्छेद याद रखना है सबको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग की ताकत के बारे में बताया गया है। तो 324(1) जो भारत के संविधान में चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में बताता है। अब इसी को हम विस्तार से समझेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या में संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। और आपका आज के टाइम पे संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था न्यायपालिका भी संविधान की इस व्याख्या से सहमत है कि हाँ, भारत के चुनाव संबंधी हर निर्णय पर आखिरी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग को है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित निर्णय में कोई और दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने से, चुनाव की डेट अनाउंस, चुनाव के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, चुनाव के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ये सब तैयार करने की जिम्मेदारी आपके चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग जब तक पूरा चुनाव का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता तब तक पूरे देश में सबसे ताकतवर संस्था उस समय कोई होती है तो सिर्फ कौन होती है? चुनाव आयोग। भारत में दो प्रकार के चुनाव आयोग हैं। एक है केंद्रीय चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो यहाँ दिल्ली में है, अशोका रोड पे, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के जस्ट सामने। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके जस्ट सामने आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जैसे आप भारतीय चुनाव। और एक होता है राज्यों का चुनाव आयोग। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से चुनाव कराता है, सुन लो ध्यान से। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव। और राज्यों का जो चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग, उसका काम होता है दो प्रकार के चुनावों को कराना। कौन कौन से? नगर पालिका चुनाव और नगर पंचायती चुनाव। नगर पालिका चुनाव और पंचायती चुनाव कराना उसका काम होता है। और ये हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय, एक चैप्टर है आपका, उसमें इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए अब इसको विस्तार से बखूबी समझते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। साफ साफ कह दिया गया, जो आपका केंद्रीय चुनाव आयोग है वो आपके सामान्य चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। देखो, स्थानीय निकायों का मतलब ये जो आपकी नगर पंचायती चुनाव है, ग्राम पंचायती चुनाव है, इनके लिए ये जिम्मेदार नहीं। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके लिए जिम्मेदार है, ना कि आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव। इन चार चुनावों को कराने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अभी 2024 में आपका ये चुनाव आ रहा है। अभी राजस्थान का चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है। तो इन सब चुनावों को कराने की जिम्मेदारी आपकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। ठीक, आगे सुनो। जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय भी होता है और बहुसदस्यीय भी होता है। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति के पास भी ताकत हो सकती है या 2-3 व्यक्तियों के पास ताकत हो सकती है। आज के समय पे आपका निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, मतलब 3 व्यक्ति हैं जो हर डिसीजन चुनाव से संबंधित आखिरी डिसीजन को लेने का अधिकार इन्हीं 3 लोगों के पास है। टॉप पर एक होगा, मान लो टॉप पर एक है और उसी के समान सेम पावर रखने वाले 2 व्यक्ति उसके
नीचे। जब तक ये तीन व्यक्ति किसी बात पे सहमत नहीं होंगे या इनमें से दो व्यक्ति किसी बात पे सहमत नहीं होंगे, तब तक चुनाव से रिलेटेड किसी भी बात पर आखिरी निर्णय नहीं हो सकता। आज आपके देश में बहुव्यक्ति चुनाव बहुव्यक्ति है, ठीक है। तीन व्यक्ति ये डिसीजन लेते हैं कि चुनाव के लिए आखिरी डिसीजन क्या होगा, ठीक। समझ में आई बात? आगे सुनो। बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 तक 1989 तक आपका निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था और 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। फिर संविधान ने स्पष्ट कर दिया। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। तब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है, मतलब ज्यादा अच्छा है। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग से अच्छा है बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव से संबंधित निर्णय लेना है। लोकतांत्रिक संविधान के लिए लोकतांत्रिक चुनाव आयोग का भी होना बहुत जरूरी है। अगर तीन लोग हैं तो यहाँ क्या है, लोकतंत्र की झलक दिख रही है, लोकतंत्र की झलक दिख रही है। और एक सदस्य में क्या है, तानाशाही दिखती है कि जो मेरा निर्णय है सबको वही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र की झलक दिखाई पड़ती है। तो इस चीज को आपके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग ही हमारे देश के निर्वाचन आयोग के लिए सही है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो हमारा निर्वाचन आयोग भी लोकतांत्रिक पद्धति पर काम करना चाहिए। इसीलिए ये एक टॉप पर है, लेकिन उसी के नीचे दो इक्विवेलेंट ताकत वाले व्यक्तियों को रखा गया है। डिसीजन लेने में ये तीनों व्यक्ति एक समान ताकत रखते हैं, एक समान ताकत है इन तीनों व्यक्तियों के पास। वैसे हायरार्की में, वैसे पद में ये बड़ा होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में तीनों के पास सेम पावर होगी, ठीक। क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई और आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बन गया। मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। समझ में आ गई बात? ये आपके रिप्रेजेंटेटिव जरूर है इलेक्शन कमीशन के, लेकिन ये दोनों भी इक्विवेलेंट पावर रखते हैं। कैप्टन ये है, लेकिन दे ऑल्सो हैव सेम पावर्स, ठीक है। ये भी डिसीजन मेकिंग में उतनी ही भूमिका निभाएंगे, ठीक। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाती है। इसको अंडरलाइन कर लो कि आपके ये जो तीनों सदस्य हैं ना, इनकी नियुक्ति किसकी परामर्श पर की जाती है? राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की सलाह पर। और कह सकते हैं आप कि ये जो व्यक्ति बनता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो सत्ता में रहने वाली पार्टी के मन का बनता है। सत्ता में रहने वाली पार्टी के मन का बनता है। ये जो आपका निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनता है, वो
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर बनता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना आपका राष्ट्रपति अपनी पेन तक नहीं हिला सकता। ये मैं आपको अगले अध्याय में विस्तार से समझाऊंगा कि आपके राष्ट्रपति के पास सिर्फ सिग्नेचरी पावर है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी पावर नहीं है। कहने के लिए वो भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है, वास्तविक रूप में उसके पास कोई ताकत नहीं है। आपके निर्वाचन आयुक्त का जो अध्यक्ष चुना जाता है, उसका अध्यक्ष चुनने का काम कौन करता है? आपका राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ही निर्धारित करता है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन होगा। थोड़े दिन तक अभी डिस्प्यूट चल रहा था इसी बात पे। अभी आपके प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि पहले कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें भागीदार होता था, सर्वोच्च न्यायालय भी आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में भागीदार होता था, लेकिन अब सरकार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की कोई जिम्मेदारी, हम सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। कुछ सालों तक था कि सर्वोच्च न्यायालय भी आपके निर्वाचन आयोग के प्रमुख की नियुक्ति में भूमिका निभाता था, लेकिन सरकार ने अब कहा आप पर हम लगाते हैं काला घेरा, आपकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये काम राष्ट्रपति साहब हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे, आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो आप ये कह सकती हैं कि ये जो व्यक्ति निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनता है, वो व्यक्ति जो पार्टी सत्ता में रहती है उसकी फेवर का होता है, इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये व्यक्ति करप्ट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा इलेक्शन करप्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है देश के लिए। इसीलिए हमें जरूरी है कि हमारी जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं वो इसके पद के चुनाव में उनकी भूमिका होनी बहुत जरूरी है। भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्ता विपक्ष का महत्व ही नहीं करेगी। सत्ता विपक्ष के लोगों का क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत थोड़ी ना होता है, हर डिसीजन किसके मर्जी का होगा? सत्ता पक्ष की मर्जी का होगा। सत्ता पक्ष जो कहेगा वही डिसीजन राष्ट्रपति साहब लेंगे। राष्ट्रपति साहब किसके पक्ष में काम करेंगे? भाई सत्ता पक्ष के काम में तो करेंगे ना, तो वही चीज है। तो अगर ये व्यक्ति करप्ट हो जाएगा आपके देश में, तो आपका पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम करप्ट हो जाएगा। समझ लो कि इस व्यक्ति का करप्शन रहित, भ्रष्टाचार रहित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके निर्वाचन में, इसके चुनाव में आपकी न्यायपालिका का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। आज के समय में जहां सत्ता सिर्फ सत्ता को हासिल करके रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो अभी ये आगे चैप्टर में समझाऊंगा मैं आपको विस्तार से। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की, ये कह रहा है, खुद ही कह रहा है, ये सुन लो। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक विभिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। विपक्ष को तो इन्होंने सम्मिलित कर लिया है, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लात मार के निकाल दिया है कि भाई आपकी कोई जरूरत नहीं, हम करेंगे इसका निर्णय, हमारी मर्जी इस पे चलेगी, आपकी नहीं। निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने इसको
कांग्रेस ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भी भूमिका रहेगी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश की भी भूमिका रहेगी इन तीनों की नियुक्ति में। लेकिन आज की सरकार ने आज की भाजपा सरकार ने न्यायाधीश को मार दी है लात कि अब आपकी भूमिका नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि न्यायपालिका कभी भी उनकी इच्छा के व्यक्ति को यहाँ नहीं बैठने देगी। इसीलिए उन्होंने न्यायपालिका को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। समझ में आई बात? आगे सुनो। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। इन तीनों लोगों के कार्यकाल की सुरक्षा, इनको इनके समय काल में कोई बाहर छू तक नहीं सकता। इनके पास इतनी पावर होती है। प्रधानमंत्री भी इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतने ताकतवर व्यक्ति होते हैं ये। अगर उस कुर्सी पे एक बार बैठ गए ना, 6 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, 6 साल के लिए। अगर ये 59 साल में अपने 59 में बनेंगे तो ये अपनी उम्र के 65 साल तक रहेंगे। अगर ये अपनी उम्र के 63वें साल में बनते हैं तो सिर्फ ये 2 साल ही रहेंगे। अधिकतम आयु 65 साल है और अधिकतम कार्यकाल कितना है? 6 साल। अगर आप 63 साल की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, सिर्फ आप कितने साल के लिए बनेंगे? 2 साल के लिए। कार्यकाल 6 साल के लिए, लेकिन उम्र सीमा कितनी है? 65 से ऊपर कोई नहीं जा सकता। और कार्यकाल कितना है? 6 साल। अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र के 59वें साल में भारत का निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वही व्यक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी के 6 वर्षों को व्यतीत कर सकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये बात जान लो। क्या उम्र सीमा है? 65 वर्ष से अधिक हो जाने पर कोई भी व्यक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। साफ सीधी बात है। अगर आप अपनी उम्र के 64वें वर्ष में बनते हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त, तो सिर्फ आप 1 साल के लिए काम करेंगे, उसके बाद आपको गद्दी से हटा दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों में से बाकी दोनों में से बनेगा, देखते हैं वो अगली बात है। ठीक है, उसके बाद फिर यही लोग डिसीजन करेंगे ना। ठीक है, उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व इनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर हटाना है तो ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पर इसके लिए संसद के इनके पद से हटाने के लिए भी एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और वो विशेष प्रक्रिया क्या है? इनको अगर इनके समय काल से पूर्व इनके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति करेगा, और उसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों को सेपरेटली अलग अलग, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों सदनों को विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत मतलब सेपरेटली, लोकसभा में इनके खिलाफ 75% और राज्यसभा में इनके खिलाफ 75% बहुमत से विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। एक प्रतिवेदन भेजना होगा विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों का, सेपरेटली अलग अलग, कि हाँ ये निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष नहीं है, राष्ट्रपति महोदय इनको इनके पद से निष्कासित किया जाए। इनको इनके पद से हटाना भी आसान नहीं है। मैंने कहा ना, ये पद भारत में सबसे ताकतवर पदों में से एक है, सरकारी पदों में से एक। इनकी नौकरी कोई आसानी से खा नहीं सकता, इनको इनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है, और कभी भी विशेष बहुमत हासिल कर पाना भी आसान नहीं होता। विशेष बहुमत 75%, पहली बात तो 75% किसी की संख्या ही नहीं होती लोकसभा में, किसी भी सरकार की। सिर्फ 1984 के इलेक्शन में हुआ था, जब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 415 सीटें। नहीं, तब से किसी को 75% सीटें नहीं मिली। 65% मिल जाती हैं, 60% मिल जाती हैं, लेकिन 75% नहीं मिलती।
तो इसीलिए दोनों सदनों से सेपरेटली 75% का बहुमत लेकर इनके खिलाफ प्रतिवेदन भेज पाना किसी भी सरकार के लिए आसान बात नहीं है। ठीक, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है और इनको हटाने में आखिरी डिसीजन राष्ट्रपति का होगा। इसमें आपका मंत्रिपरिषद उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। इस मामले में आपका मंत्रिपरिषद उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है, वो उनकी इच्छा है, वो हटाएं तो ना हटाएं तो। आप विशेष बहुमत के साथ लेटर भेज दें और फिर आगे की मर्जी है उनकी। अब आगे सुनो, कि आज यही खत्म करेंगे। जल्दी करो, ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम है और वो क्या सारे काम है ये हम अगली क्लास में समझ लेंगे। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।